हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मेरा नाम है अमन और आप देखना शुरू कर चुके हैं 30 डेज रिवीजन चैलेंज, जिसमें हम क्या करने वाले हैं 30 डेज के अंदर अंदर हमारी बुक का जो सिलेबस है उसको सारा का सारा कंप्लीट करेंगे और ऐसे कंप्लीट करने वाले हैं कि आपको किसी भी टॉपिक में डाउट नहीं रहेगा और आप 100 आउट ऑफ 100, जो कि कैसे होते हैं 80 आपके पेपर के और 20 आपके स्कूल से, आप 100 आउट ऑफ 100 लेकर आएंगे। तो चलो जल्दी से क्या करते हैं, आज सोशल का डे 2 है। आज हम क्या करने वाले हैं, एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम क्या है, फेडरलिज्म। हमारे नए चैप्टर का नाम क्या है, फेडरलिज्म। अब भैया आप फेडरलिज्म वाला चैप्टर क्यों लेकर आए हैं, फेडरलिज्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर हम बात करें, हमारे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा डाउट रहते हैं कि जिस भी कंट्री में हम रह रहे हैं वहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट कैसे काम करती है, कोई बड़ी गवर्नमेंट है, कोई छोटी गवर्नमेंट है, या सारी गवर्नमेंट को हम एक लेवल पर देख सकते हैं। वो सारे डाउट आज हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर में क्लियर हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ यहाँ पर एक नोटबुक लेकर बैठ जाना है, अपने नोट्स को प्रिपेयर करना है और इस चैप्टर में आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लेकर आना है। तो चलो बिना किसी देरी के क्या करते हैं, इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या बताया जाता है, ये हमसे क्या पूछा जाता है, हमसे पूछा गया व्हाट इज फेडरलिज्म। अब जैसा कि आपने कई बार ये चैप्टर पढ़ा होगा और आपको पता होगा कि फेडरलिज्म क्या होता है, तो जल्दी से पढ़ते हैं। व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या रहता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे आपको आपकी टीचर ने कई बार बताया होगा कि फेडरलिज्म या फेडरल कंट्री आपकी वो सारी कंट्री रहती है जिसके अंदर हम देखते हैं दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट रहते हैं। भैया लेवल का मतलब क्या रहता है? लेवल का मतलब रहता है कई लेवल ऑफ गवर्नमेंट में कुछ गवर्नमेंट बहुत ऊपर लेवल पे आती हैं, कुछ नीचे लेवल पर आती हैं और कुछ बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती हैं। इसका क्या मतलब है भैया कि अलग अलग लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास में भी पावर अलग अलग रह सकती है, पावर सेम रह सकती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम वो भी पढ़ेंगे। तो फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म का मतलब रहता है एक ऐसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट जिसके अंदर हमें देखने को मिलता है दो या दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट रहते हैं। अब हम इंडिया के अंदर रहते हैं तो हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में लेकर पढ़ते हैं। हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट है और 2025 के अंदर उस पर कौन रूल कर रहा है, एनडीए गवर्नमेंट। फिर हम अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट देखते हैं। आप जिस पर्टिकुलर स्टेट से हैं वहाँ पर आप देखते होंगे आपकी स्टेट गवर्नमेंट है। जैसे मैं एमपी से हूँ तो मुझे पता है यहाँ पर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। फिर लोकल लेवल पर हम देखते हैं, जैसे कि मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ तो भोपाल में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी लीड कर रही है। तो हमने देखा कि हमारे यहाँ पर जो अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट रहती है वो मिलकर हमारी कंट्री को रूल करती हैं। तो हमने देखा जिस भी कंट्री में दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं, फेडरल कंट्री। क्या कहते हैं, फेडरल कंट्री। और अगर हम बात करें, हमारे वर्ल्ड में हमें अलग अलग तरीके के फेडरेशन देखने को मिलते हैं। भैया अलग अलग तरीके के फेडरेशन कैसे हो गए? आप तो कह रहे हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, तो चलो उसको मैं एग्जांपल से यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप ये पर्टिकुलर मैप देख रहे हैं, ये किसका मैप है, यूएसए का मैप है। दूसरे मैप के बारे में अगर हम बात करें, ये हमारे भारत का प्यारा झंडा, इसका मतलब है दोनों के दोनों जो हैं वो अलग अलग फेडरेशन है। भैया अलग अलग फेडरेशन क्यों है और इनका नाम क्या है? तो जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कमिंग टुगेदर होल्डिंग टुगेदर। भैया कमिंग टुगेदर का मतलब है जैसे यूएस में तो 50 अलग अलग स्टेट हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि हम बहुत ज़्यादा छोटे छोटे हैं, अगर हम अलग अलग रहकर काम करेंगे तो शायद हम उतना ज़्यादा डेवलप ना कर पाए। तो उन्होंने क्या करा, आपस में एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी बनाई और आपस में वो एक साथ आ गए। तो वो पर्टिकुलर कंट्री जिसमें छोटी छोटी जो स्टेट्स रहते हैं वो आपस में आकर एकजुट होते हैं उसको हम कहते हैं कमिंग हेलो टुगेदर। हेलो बट जब हम बड़े हेलो। देश जैसे भारत की बात करते हैं तो हमारे भारत में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी पावर को स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है ताकि हम एक पर्टिकुलर रीजन को काफी अच्छे से चला सके, डेवलप कर सके और अगर हम बात करें उसको आने वाले समय में बहुत ज्यादा आगे बढ़ा सके। तो हमने देखा कि हमारे वर्ल्ड में दो डिफरेंट टाइप ऑफ फेडरेशन होती है, एक होती है कमिंग टुगेदर और दूसरी कौन सी होती है, होल्डिंग टुगेदर। अब भैया कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर में और क्या डिफरेंस रहता है? कमिंग टुगेदर में सारे जो स्टेट्स रहते हैं उनके पास इक्वल पावर रहती है क्योंकि सारे हेलो स्टेट आपस में हेलो। मिलकर डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें एक बड़ी कंट्री बनाना है। बट भारत जैसे देश में जहां पर हम देखते हैं होल्डिंग टुगेदर है, होल्डिंग टुगेदर में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किस स्टेट के पास ज्यादा पावर रहेगी। जैसे हम देखते हैं हमारे भारत में जो
उत्तर प्रदेश है वो ज़्यादा पावरफुल स्टेट है, मगर बट जब हम बात करते हैं हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, तो वो पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जहाँ पर स्टेट के पास बहुत ज़्यादा कम पावर रहती है। तो हमने देखा कि हमारी कंट्री हेलो कौन से वाले हेलो में आती हेलो। है, होल्डिंग टुगेदर। तो हमने ये भी समझा कि फेडरलिज्म क्या है, और साथ में ये देखा कि जो फेडरलिज्म के अंदर आने वाली कंट्री है वो कौन कौन सी हैं। अभी तो ये एग्जाम्पल है, आगे हम क्या करेंगे इसके बारे में और डेप्थ में पढ़ेंगे। अब हम आ जाते हैं फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अब भैया आप फेडरलिज्म देख रहे हैं, आपकी कंट्री में फेडरलिज्म फॉलो होता है, तो उसके फीचर्स क्या हैं और उसको क्यों लागू करा जाता है उसके बारे में भी देखना पड़ेगा। तो देखिए क्या बताया जाता है, हेलो 2 और हेलो मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले हेलो आपकी जो गवर्नमेंट है हेलो। उसके कम से कम 2 या 2 से ज्यादा लेवल होने चाहिए। अब जैसे अगर हम बात करें यूएस में क्या हो जाता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है। फिर हमारे भारत में अगर हम देखें, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, और 1992 में जाकर एक लोकल गवर्नमेंट भी बनी। वैसे ही ढेर सारे और भी कंट्री हैं जो कि फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं, और हर कंट्री में 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिल जाती है। Different level of government govern the same citizen where each level has its own jurisdiction, specific matter of legislation, taxation and administration। तो क्या भैया हमें सिर्फ लोकल गवर्नमेंट रूल करती है, या स्टेट गवर्नमेंट करती है, या सेंट्रल गवर्नमेंट करती है? तो आपको, मुझे, या हम सबको जो अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट रहती हैं, अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट रहती है, वो सब रूल करती है। बट हम एक ही सिटीजन है, अलग अलग कैसे कर पा रही हैं? तो वो ऐसे कर पाती हैं कि जो पर्टिकुलर टैक्स हमसे सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती, जो स्टेट करती है वो सेंट्रल नहीं करती है, लोकल गवर्नमेंट नहीं करती। तो सभी के अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन रहते हैं और उनमें वो क्या करते हैं, हमें रूल करते हैं। इसका मतलब सभी के पास अपनी खुद की पावर्स रहती हैं, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, टैक्सेशन अपने अपने रहते हैं, सभी के अपने ज्यूरिसडिक्शन रहते हैं। फिर अगर हम बात करें, एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्न। बट भैया आपने तो बताया कि हमारे यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। तो हम देखते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें क्लियरली लिखा गया है कि किस पर्टिकुलर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास कौन सी पावर होंगी, और कोई दूसरा लेवल कभी भी उसे क्या नहीं कर सकता है, ओवर पावर नहीं कर सकता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई काम करना चाहती है अपने स्टेट में, तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट उसके काम में क्या नहीं कर सकती है, टांग नहीं अड़ा सकती है। इसका मतलब है कि उसे क्या करना पड़ेगा, अपने कामों पर ध्यान देना पड़ेगा। वो कभी भी एक स्टेट गवर्नमेंट के कामों में दखल अंदाजी नहीं कर सकती। फोर्थ हम देखते हैं, फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलेटरली चेंज। क्या बताया जाता है कि मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करना चाहती है, अपनी पावर को बढ़ाना चाहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट की पावर को घटाना चाहती है, तो कभी भी कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट अपने ऊपर या अपनी पावर को खुद बढ़ा भी नहीं सकती है, घटा भी नहीं सकती। अगर आपको क्या करना है, पावर्स को बढ़ाना है, पावर्स को घटाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यूनियन गवर्नमेंट से जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, फिर जो स्टेट गवर्नमेंट रहती है उनके साथ इक्वल क्या करना पड़ता है, इक्वलिटी के साथ वहां पर आपको परमिशन लेना पड़ेगा। परमिशन कैसे लेंगे, जो हमारे पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस रहते हैं उनसे हमें परमिशन लेना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट से हमें क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। जब जाकर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नियम को बदल सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट हम क्या देखते हैं, कोर्ट्स हैव द पावर। इसके अलावा जो फिफ्थ नंबर का पॉइंट है, आपने देखा होगा कि हमारी सारी जो गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से काफी ज्यादा डरती हैं। अब भैया डरने का मतलब क्या है, कि उन्हें पता है अगर उन्होंने कोई भी गलत काम किया तो उनको क्या करा जाएगा, डांटा जाएगा, फटकार लगाई जाएगी। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से जो कोर्ट्स रहती हैं वो एम्पायर का रोल प्ले करती है। जैसे आप क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट में आपने एक चीज को नोटिस किया होगा कि वहां पर अंपायर क्या करता है, दोनों टीमों के बीच में फेयर प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा है उस चीज को देखता है, उस चीज को जज करता है। सिमिलर मैनर में जो हमारी कोर्ट्स रहती हैं उनके पास पावर रहती है कि किस तरीके से अगर कोई भी लेवल गलत काम कर रहा है तो उसको क्या करना रहता है, इंटरप्ट करके उस चीज को रिजॉल्व करना रहता है। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड। अब भैया लड़ाई झगड़े चलो पावर में नहीं होंगे, बट रेवेन्यू के केस में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, जिस कारण वहां पर हम क्या नोटिस करते हैं कि जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है उसके अपने रेवेन्यू के क्या रहते हैं, सोर्सेस रहते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने रेवेन्यू के सोर्स रहते हैं। बट भैया हमारी लोकल गवर्नमेंट का क्या, जहां पर हम रहते हैं
तो लोकल गवर्नमेंट के साथ जो स्टेट गवर्नमेंट रहती है वो अपने रेवेन्यू को शेयर करती है, पावर्स को शेयर करती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करती है, ताकि लोकल लेवल पर लोकल लीडर क्या कर पाए, अच्छे से काम कर पाए और अपने लोकेलिटी को बहुत ज़्यादा डेवलप कर पाए। लास्ट पॉइंट हम देखते हैं, फेडरल सिस्टम हैज डुअल ऑब्जेक्टिव टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द कंट्री। यहाँ पर अगर हम बात करें, हम देखते हैं जो फेडरलिज्म रहते हैं उसके दो मोटिव रहते हैं। दो मोटिव में सबसे पहला क्या रहता है, हमारी कंट्री में जो यूनिटी है उसको प्रमोट करना। भैया यूनिटी से आप क्या कहना चाहते हैं, महाराष्ट्र में रहने वाले लोग, फिर तमिलनाडु में रहने वाले लोग, पंजाब में रहने वाले लोग, नागालैंड में रहने वाले लोग और फिर हमारे प्यारे एमपी में रहने वाले लोग, सभी को क्या करना है, एक साथ मिलजुल कर रहना है, यूनिटी बनाकर चलना है। फिर हम देखते हैं अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं तो हमें अलग अलग धर्मों को भी एक साथ लेकर चलना है। बट दूसरी चीज जहां पर हम देखते हैं, अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। फेडरलिज्म क्या करता है, अलाउ करता है कि अलग अलग स्टेट अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, डाइवर्सिटी को प्रमोट कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो हमने फेडरलिज्म के बारे में फीचर्स पढ़े जिससे हमें पता लगा कि फेडरलिज्म वो पर्टिकुलर कंट्री फॉलो करती है जहां पर दो या दो से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सभी के अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन रहते हैं। फिर हमने देखा जो अलग अलग लेवल से वो सेम सिटीजन को गवर्न करते हैं। फिर अगला हमने क्या देखा कि अगर इफ इन केस कोई भी गलती होती है या किसी भी तरीके के डिस्प्यूट होते हैं तो जो हमारी कोर्ट्स रहती हैं वो उन डिस्प्यूट को क्या करती हैं, रिजॉल्व करती हैं। फेडरलिज्म ना सिर्फ हमारी कंट्री की यूनिटी को प्रमोट करता है बट साथ ही में डाइवर्सिटी को भी प्रमोट करता है। तो भैया ये तो बात हो गई फेडरलिज्म के फीचर की। बट अब हम यहाँ पर आएंगे कि हम इस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं। हम इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा जो भारत है वो भी एक फेडरल कंट्री है, वो भी क्या करता है, फेडरलिज्म को फॉलो करता है। जिस कारण अगर हम बात करें, हमें पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि इंडिया, हमारा भारत, प्यारा भारत किस तरीके से एक फेडरल कंट्री बन पाता है। और अगर हम बात करें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। India's federal system is unique in that it incorporate characteristic of both a true federation and unitary state। भैया क्या बोला गया, यहाँ पर बताया गया कि जो हमारा भारत है वो ना सिर्फ फेडरेशन की कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल करता है बट यूनिटरी स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक को भी फुलफिल करता है। भैया कहना क्या चाह रहे हैं आप, हम कह रहे हैं कि हमारे भारत में बहुत ज्यादा फीचर ऐसे भी हैं जो फेडरेशन के हैं बट कुछ फीचर्स हमें ऐसे भी देखने को मिलते हैं जो यूनिटरी स्टेट्स के रहते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट के रहते हैं। तो चलो देख लेते हैं किस तरीके से हमारा भारत इन कैरेक्टरिस्टिक को फुलफिल करता है और हम हमारे भारत को एक फेडरल कंट्री कहते हैं। देखो क्या बोला गया, इंडिया हैज 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब आपने देखा होगा कि हमारे भारत में 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। भैया 3 लेवल कहां से आ गए, हमने तो 2 लेवल के बारे में सुना था स्टार्टिंग में। बट याद करिए हमारे भारत में 1992 में लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करा जाता है, यानी हमारे पास 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट, म्युनिसिपैलिटी और पंचायत। तो पहला वाला फीचर जो कि क्या रहता है, 2 या 2 से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो पहला फीचर फुलफिल हुआ। दूसरा फीचर हमें क्या बताता है, ईच लेवल हैज इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन वेयर दे कैन रूल द सेम सिटीजन। अब भैया अगर हम बात करें, दूसरा फीचर हमने देखा था सारे जो लेवल है उनके अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन होना चाहिए। तो हम भारत में देखते हैं अलग अलग ज्यूरिसडिक्शन रहने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट बनाई गई। कौन सी लिस्ट बनाई गई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। अब भैया यूनियन लिस्ट क्या है, यूनियन लिस्ट हमारी वो पर्टिकुलर लिस्ट है जिसके अंदर उन सब्जेक्ट को लिखा गया या वो सब्जेक्ट आते हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए। भैया नेशनल इंपॉर्टेंस से आपका क्या कहने का मतलब है, नेशनल इंपॉर्टेंस से कहने का मतलब है आप जम्मू कश्मीर में रहें, आप तमिलनाडु में रहें, आप एमपी में रहें, आप गुजरात में रहें या आप इंडिया के किसी भी पार्ट में रहें, आपके जो क्या रहने वाले हैं यूनियन लिस्ट में आने वाले सब्जेक्ट्स हैं वो आप सभी के लिए सिमिलर रहने वाले। जैसे डिफेंस आ जाता है, करेंसी आ जाती है। हम गुजरात अलग करेंसी लेकर नहीं जा सकते, हम मध्य प्रदेश में अलग करेंसी नहीं रख सकते, फिर डिफेंस की पॉलिसी अलग अलग नहीं हो सकती, अलग अलग तरीके का क्या नहीं हो सकता है, दूसरी कंट्री से इंटरनेशनल ट्रेड नहीं हो सकता है। जिस कारण हम देखते हैं हमारी कंट्री में यूनियन लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट आते हैं जिसको यूनियन गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्न करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है, स्टेट लिस्ट। भैया स्टेट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जो आपके किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे मध्य प्रदेश के लिए जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उन कामों को कर सकती है। जैसे हमारे यहाँ की पुलिस डिफरेंट तरीके से काम कर सकती है, ट्रेड अलग हो सकता है, एग्रीकल्चर अलग हो सकता है दूसरे किसी स्टेट के कंपैरिजन में। जहां पर हमारे यहाँ पर किस चीज की खेती करी जाती है, गेहूं की खेती करी जाती है, चावल की खेती करी जाती है, मक्का लगाया जाता है। बट दूसरे स्टेट में हम क्या देखते हैं, कहीं पर गन्ने लग रहे हैं, कहीं पर एप्पल लग रहे हैं। तो सभी की जो पॉलिसी रहती है वो एक दूसरे से अलग रहती हैं।
थर्ड लिस्ट रहती है कंकरेंट लिस्ट। अब भैया ये कंकरेंट लिस्ट क्या है? यूनियन का काम हो गया, स्टेट का काम हो गया। कंकरेंट लिस्ट के अंदर वो सारे सब्जेक्ट आते हैं जो हमारे पूरे नेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। जैसे मैरिज हो जाता है, अडॉप्शन हो जाता है, सक्सेशन हो जाता है, तो वो टॉपिक जो यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हैं वो आ जाते हैं कंकरेंट लिस्ट के अंदर। बट आप याद करो, हम कोई ना कोई चीज तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। जल्दी से बताओ, जल्दी से सोचो, हम कौन सी वाली लिस्ट मिस कर रहे हैं यहाँ पर? तो थर्ड लिस्ट का नाम है रेसिडुअरी लिस्ट। कौन सी लिस्ट है? रेसिडुअरी लिस्ट। अगर हम इस चीज को पढ़े तो क्या बताया जाता है? दीस सब्जेक्ट केम आफ्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। ये वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैं जो हमारे संविधान बनने के बाद है। भैया संविधान बनने के बाद ऐसी कौन सी चीज आई है? तो आईटी का इंट्रोडक्शन हुआ है, कंप्यूटर्स डेवलप करे हैं, एआई आ गया है, सोशल मीडिया आ गया है, और ऐसे अनेकों चीजें आ गई हैं जिस कारण हमें एक ऐसी लिस्ट प्रिपेयर करनी पड़ी है जो कि क्या करती है, उन सब्जेक्ट को केटर करती है। केटर करने का मतलब क्या है? उनके लिए रूल्स बनाती है। हमारी कंट्री में जो लोग हैं उनके लिए क्या बनाती है? रूल्स और रेगुलेशन, ताकि इन सारी चीजों को अच्छे से चलाया जा सके, अच्छे से मैनेज किया जा सके। तो हमने देखा रेसिडुअरी लिस्ट। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, रेसिडुअरी लिस्ट को कंट्रोल कौन करता है? रेसिडुअरी लिस्ट को कंट्रोल करती है यूनियन गवर्नमेंट। तो हमने देखा हमारे यहाँ पर जो अलग अलग लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं उनके पास अपने अपने ज्यूरिसडिक्शन है। बट भैया आपने सेंट्रल का बता दिया, स्टेट का बता दिया, बट हमारी लोकल गवर्नमेंट का क्या? तो जो स्टेट गवर्नमेंट रहती है, याद करो स्टार्टिंग में मैंने बताया था, लोकल गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर को शेयर करती है। ना सिर्फ पावर को शेयर करती है, साथ ही में रेवेन्यू को भी क्या करती है? शेयर करती है। फिर अगर हम बात करें, अगला क्या बताया जाता है? Judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provision and procedure। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सिमिलर, जैसे हमने क्या देखा था फेडरलिज्म के फीचर में देखा था, वैसे ही अगर भारत में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में कोई डिस्प्यूट हुए तो उसको रिजॉल्व करती है सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट। फिर अगर हम बात करें दो स्टेट के बीच में आपस में हो जाते हैं, उनको भी कौन रिजॉल्व करता है? हमारी कोर्ट्स करती हैं। जिस कारण हम कह सकते हैं जो जुडिशरी है वो हमारे लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा भारत है वो क्या करता है? फेडरलिज्म के फीचर को बहुत ज्यादा फॉलो करता है। बट याद करो, कमिंग टुगेदर में हमने क्या देखा था? सारे स्टेट के पास अपनी इक्वल पावर रहती है, बट इंडिया में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है किस स्टेट गवर्नमेंट के पास कितनी पावर होगी, कौन ज्यादा पावरफुल होगा, कौन कम पावरफुल हो जाएगा। अब ये तो आपने देख लिया कि हमारी कंट्री एक फेडरल कंट्री है, बट जब बात आती है कि हम फेडरल हैं तो हम फेडरलिज्म को फॉलो कैसे करते हैं? जैसे जो यूएस है वो हमसे डिफरेंट तरीके से क्या करता है? फेडरलिज्म को फॉलो करता है। तो आप में से जिसको पता है, सबसे पहले आपको क्या करना है? कमेंट करना है, मुझे बताना है कि भैया आगे हमारी जो कंट्री है वो इस तरीके से फेडरलिज्म को फॉलो करती है। तो चलो वन बाय वन करके हम क्या करते हैं, देखते हैं इंडिया फेडरलिज्म कैसे फॉलो करती है। अब यहाँ पर आप एक पर्टिकुलर मैप देख पा रहे हैं, जिस मैप में हम देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग लैंग्वेजेस हैं। भैया अलग अलग लैंग्वेजेस का क्या मतलब है? हम देख रहे हैं इतनी सारी जगह पे हिंदी है, कहीं मराठी है, कहीं गुजराती है, कहीं तेलुगु है, कहीं कन्नड़ है, कहीं तमिल है। इसका क्या मतलब है भैया? तो सबसे पहला, इंडिया फेडरलिज्म कैसे फॉलो करती है? इंडिया लेकर आई अपना लिंग्विस्टिक स्टेट। अब भैया लिंग्विस्टिक स्टेट का मतलब क्या है? वो सारे स्टेट जो कि भाषा के हिसाब से क्या करे गए हैं? बनाए गए हैं। जैसे आपने देखा होगा तेलुगु लोग कहाँ पे रहते हैं? आंध्र प्रदेश और जो तेलंगाना है वहाँ पे रहते हैं। तमिलनाडु में तमिल लोग रहते हैं। केरल में हम देखते हैं अलग मलयालम और कन्नड़ लोग रहते हैं। जो महाराष्ट्र है वहाँ मराठी लोग रहते हैं। फिर ये हमारा ऊपर का हिंदी बेल्ट, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, ये एरियाज आ जाते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट ने इनिशियली डिसाइड किया कि हमें क्या करना है, हमारे भारत में लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना है। भैया लिंग्विस्टिक स्टेट वो पर्टिकुलर स्टेट रहते हैं जो कि अलग अलग भाषा के हिसाब से बनाए जाते हैं। अब भैया आप भाषा के हिसाब से राज्य बना रहे हो तो उसके वजह से मे बी इफ इन केस अगर अलग अलग स्टेट ने बोला हमें तो एक अलग क्या चाहिए, कंट्री चाहिए, तो ऐसे केसेस भी हो सकते हैं। तो देखो क्या बताया जाता है, 1947 में बहुत ज्यादा स्टेट ऐसे थे जिनकी बाउंड्रीज को क्या करा जाता है, खत्म कर दिया जाता है, नए स्टेट बनाए जाते हैं। नए स्टेट बनाते समय हमने क्या देखा
कि जो लोग सेम तरीके की भाषा बोलते थे, हमारी गवर्नमेंट ने उन सारे लोगों को किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर ला दिया। अब भैया एक प्लेस पर लाने से हमें फायदा क्या हुआ? यहाँ पर हमें फायदा होता है कि जो एक तरीके के लोग हैं उनकी जो कंडीशंस है, किस तरीके की कंडीशन हो सकती हैं, उनकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, उनकी वांट्स हो सकती हैं, उनकी नीड्स हो सकती हैं, उन सभी को क्या करा गया? अच्छे से लागू करा गया। कैसे लागू करा गया भैया? जैसे देखो, महाराष्ट्र में मराठी लोग रहते हैं, उनका कल्चर सिमिलर हो सकता है, उनकी भाषा सिमिलर हो सकती है, नीड्स वांट सिमिलर हो सकती है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं? अपने लीडर को वो सारी बातें बता सकते हैं। फिर अगर हम बात करें, हम आसाम चले जाएं, वहां पर आसामीज लोग रहते हैं, वो अपनी नीड और वांट को सिमिलर तरीके से बता सकते हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार से लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना, पहले जहां पर हमें डर लग रहा था कि वो हमारी कंट्री को डिसयूनाइट कर देगा, बट वो हमारी कंट्री को बल्कि और ज्यादा क्या करता है? यूनाइट करता है। भैया यूनाइट कैसे करता है? आज हमारे अलग अलग स्टेट को पता है हमारे अलग अलग कल्चर है, हमारे अलग अलग कल्चर को बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करा जाता है। कैसे सेलिब्रेट करा जाता है? आपने 26 जनवरी को देखा होगा। 26 जनवरी पे जब प्राइम मिनिस्टर मोदी क्या कर देते हैं? झंडा फहरा देते हैं। उसके बाद जो परेड होती है उसमें अलग अलग जो स्टेट रहते हैं वो अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं। तो हमने देखा कि लिंग्विस्टिक स्टेट बनाना हमारी कंट्री के लिए काफी ज्यादा अच्छी बात थी। अब यहाँ पर आगे अगर हम बात करें, दूसरी क्या चीज बताई जाती है? क्या लिखा हुआ देखो ध्यान से, लैंग्वेज पॉलिसी। अब भैया आपकी कंट्री एक फेडरल कंट्री है, तो आपकी कंट्री को एक पर्टिकुलर भाषा चुननी पड़ेगी। तो हमारे देश ने ऐसी कौन सी भाषा चुनी? देखिए क्या देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पर, इस पर्टिकुलर फोटो में हम देख पा रहे हैं कि हमारी कंट्री में डिफरेंट लैंग्वेजेस है। डिफरेंट लैंग्वेजेस में हम देखते हैं हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी है, कन्नड़ है, और अगर हम बात करें और भी हमें ढेरों लैंग्वेज यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो भैया ऐसा क्यों? कोई एक पर्टिकुलर लैंग्वेज दूसरी कंट्री की तरह हमारे यहाँ पर क्यों नहीं है? जैसे फ्रांस में फ्रेंच बोली जाती है, फिर अगर हम बात करें चाइना में चाइनीज बोली जाती है, जापान में जापानीज बोली जाती है, तो हमारे यहाँ पर इंडिया में सिर्फ हिंदी ही क्यों नहीं बोली जाती है? कोई अदर लैंग्वेज को ही क्यों प्रमोट नहीं किया जाता और अलग अलग लैंग्वेजेस को क्यों यूज करा जाता है? उसका कारण देखो, नो सिंगल लैंग्वेज इज कंसिडर्ड एज नेशनल लैंग्वेज। हमारे संविधान ने क्लियरली हमें बताया कि कोई भी भाषा हमारी कंट्री की नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इसका मतलब आप किसी भी भाषा को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दे सकते। बट apart from Hindi, the constitution recognized 21 additional languages as scheduled languages। अब हम देखते हैं ज्यादातर हमारी कंट्री में लोग क्या करते हैं? हिंदी बोलते हैं। हिंदी बेल्ट वाले लोग ज्यादा है, लगभग 42 से 45% है, बट 55% से 57% दूसरी भाषा बोलने वाले लोग हैं। तो हमारी भारतीय गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हिंदी के अलावा 21 और लैंग्वेजेस को क्या करा जाएगा? शेड्यूल्ड लैंग्वेज का दर्जा दिया जाएगा। भैया शेड्यूल्ड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? जैसे आप सीबीएसई में है, मैं मानकर चल रहा हूँ, या आप एमपी बोर्ड में है, तो सीबीएसई में क्या किया जाता है? अलग अलग लैंग्वेजेस के पेपर होते हैं। जैसे हिंदी का पेपर होता है, आसामीज का होता है, मराठी का होता है, और भी लैंग्वेजेस का होता है। बट जब हम क्या देखते हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट में देखते हैं, तो वो स्टेट क्या करता है? अपनी भाषा को फॉलो करता है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट में या सेंटर के किसी भी काम में अलग अलग स्टेट से आने वाले लोग क्या कर सके? पार्टिसिपेट कर सके। फिर हम क्या देखते हैं, जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनकी अपनी अपनी भाषाएं होती हैं, और अलग अलग स्टेट अपनी स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज में क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं आज भी हमारी कंट्री के जो लीडर्स हैं वो हिंदी को स्प्रेड करते हैं, बट वो कभी भी किसी और अदर लैंग्वेजेस पर हिंदी को क्या नहीं करते हैं? थोपते नहीं है कि आपको क्या करना है? केवल हिंदी बोलना है। आपने कभी सुना कि कोई पर्टिकुलर स्टेट वालों को बोला जा रहा है कि आपको क्या करना है? सिर्फ हिंदी में बात करना? नहीं, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? सारी लैंग्वेजेस को इक्वल दर्जा देती। भैया इक्वल दर्जा क्यों दिया गया? अब इनिशियली हमारी गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि 1965 तक हिंदी के अलावा इंग्लिश को भी क्या करा जाएगा? ऑफिशियल लैंग्वेज रखा जाएगा, बट 1965 के बाद उसे हटा दिया जाएगा। तो हम देखते हैं 1965 में जब इंग्लिश को हटाया जाने वाला था, तो उस समय जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वहां पर काफी ज्यादा प्रोटेस्ट होते हैं। फिर अगर हम बात करें, काफी ज्यादा दंगे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हिंदी उन पर क्या करी जाने वाली थी? थोपी जाने वाली थी। तो हमारी गवर्नमेंट ने देखा कि बाकी सारे जो स्टेट्स हैं वो अभी हिंदी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो वहां पर हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? क्लियरली बोल देती है कि आप हिंदी के अलावा 21 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंग्लिश के अलावा हिंदी को भी क्या कर सकते हैं? ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह यूज कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी नहीं करना है तो आप इंग्लिश को क्या कर सकते हैं? अच्छे से कर सकते हैं। तो दूसरा वाला हमने देखा कि किस तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट है वो फेडरलिज्म को क्या करती है? फॉलो करती है। फिर अगर हम बात करें, थर्ड और लास्ट आता है सेंटर स्टेट
स्टेट रिलेशन। भैया सेंटर स्टेट रिलेशन क्या है? सेंटर स्टेट रिलेशन का मतलब है कि जो हमारी सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है वो अलग अलग स्टेट लेवल गवर्नमेंट के साथ किस तरीके के रिलेशन को मेंटेन करती है। क्या वो स्टेट गवर्नमेंट को उनकी पावर यूज नहीं करने देती है या ज्यादा पावर देती है? चलो उसके बारे में क्या करते हैं, यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए क्या बताया जाता है, इनिशियली आफ्टर इंडिपेंडेंस सेंट्रल गवर्नमेंट यूजेस इट्स इनॉर्मस पावर। क्या बताया जाता है कि हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद 1947 के बाद जो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट थी वो अपनी इनॉर्मस पावर का इस्तेमाल करती थी, जो स्टेट लेवल गवर्नमेंट है उनको ओवर पावर करती थी, कई बार उनकी सरकार गिरा दिया करती थी। भैया सरकार कैसे गिरा दिया करती थी? उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट लेवल गवर्नमेंट के पास इतनी पावर नहीं हुआ करती थी। और अगर देखा जाए तो जो रीजनल पार्टीज थी वो इतनी बड़ी पार्टी नहीं हुआ करती थी कि वो सेंटर का सामना कर ले, जिसके कारण हम देखते थे इनिशियली 1990 तक क्या करा जाता है, जो सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट रहती है वो स्टेट लेवल गवर्नमेंट को कई बार गिरा देती है, उनकी पावर छीन लेती है, अपनी पावर का मिसयूज करती है। फिर अगर हम बात करें, हमने क्या देखा 1990 के बाद ऐसा दौर आता है जहां पर कोलिजन गवर्नमेंट होती है। भैया कोलिजन गवर्नमेंट का मतलब क्या है? जैसे आप देख रहे हैं ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, अब इनके हाथ में एक फूल बना हुआ है तो आप समझ सकते हैं ये पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है। अब यहाँ पर ये क्या करते हैं, अलग अलग छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टी के मदद से, किस पार्टी की मदद से? अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के मदद से अपनी सरकार को तैयार करते हैं। भैया अब कोलिजन गवर्नमेंट कहां से ले आया, बीच में कोलिजन गवर्नमेंट कहां से आ गई? तो ध्यान दो क्या बताया गया हमें 1990 में ना, या 1990 से अभी तक जब से कोई भी एक अकेली पॉलिटिकल पार्टी क्या नहीं कर पाई है, लोकसभा में मेजॉरिटी सिक्योर नहीं कर पाई है, तो उसे क्या करना पड़ा है, छोटी छोटी जो लोकल गवर्नमेंट है उनके साथ आकर काम करना पड़ा। भैया इसके वजह से फायदा क्या हुआ है? इसके वजह से फायदा हुआ है कि जो सेंट्रल लेवल की पार्टी रहती है वो क्या करती है, स्टेट लेवल की जो पार्टीज रहती हैं उनके साथ मिलकर काम करती है। स्टेट लेवल की जो गवर्नमेंट है उनको काम करना आता है। भैया कैसा काम करना आता है कि पॉलिटिकल लीडर्स को किस तरीके से प्रमोट किया जाए, किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, आपके स्टेट को इम्प्रूव कैसे करा जाए और सेंट्रल लेवल की तरह काम कैसे किया जाए। जिसके बाद हमने देखा कि जो सेंटर स्टेट का रिलेशन था हमारी कंट्री में काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है। बट भैया आप कोलिजन गवर्नमेंट बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं आप यहाँ पर? कोलिजन गवर्नमेंट। कोलिजन गवर्नमेंट क्या है? कोलिजन गवर्नमेंट हमारी वो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है जहां पर एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी मिलकर क्या करती हैं, सरकार बनाती हैं, जिस कारण हम देखते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी आपस में मिलकर काम करती हैं और हमारे देश को इंप्रूव करने के बारे में सोचती हैं। तो भैया ये तो हमने देख लिया कि हमारे यहाँ पर फेडरलिज्म किस तरीके से फॉलो होता है। जनरली हमें यूनियन गवर्नमेंट के बारे में भी पता है, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में भी पता है। अब हमारे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है जिसका नाम क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन। क्या नाम है हमारे टॉपिक का? डिसेंट्रलाइजेशन। आपको डिसेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन अगर याद है तो आपको क्या करना है, नीचे उसको कमेंट में जल्दी से क्या करना है, कमेंट करना है और मुझे बताना है भैया डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये रहता है। चलो डिसेंट्रलाइजेशन को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? A huge step taken by Indian government in 1992 to introduce a new tier of government, make India more powerful and strengthen Indian democracy। क्या देखने को मिलता है 1992 में हमारी जो भारतीय गवर्नमेंट रहती है वो डिसाइड करती है कि जो लोकल रीजन है वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, जो स्टेट लेवल गवर्नमेंट है उससे भी नीचे एक और लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनाना चाहिए, एक और टीयर ऑफ गवर्नमेंट बनाना चाहिए जिसको आगे चलकर कहा गया लोकल गवर्नमेंट। क्या कहा गया उसे? लोकल गवर्नमेंट। When power is taken away from central and state government। भैया डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है? तो जैसा कि मैंने रीड किया यहाँ पर, जब पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से क्या करा जाता है, लिया जाता है और लेकर किसके साथ शेयर किया जाता है, लोकल गवर्नमेंट के साथ, उसको कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। क्या कहा जाता है? डिसेंट्रलाइजेशन। People have better knowledge in localities of where to spend the money and to manage things more effectively and it is easier for the people to participate in decision making। क्या बताया जाता है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसका मेन मोटिव ये था कि हम क्या करें, एक ऐसी लेवल ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करें जो कि क्या करे, अपने लेवल पर रहकर अपनी प्रॉब्लम को इफेक्टिव मैनर में सॉल्व करें। भैया इफेक्टिव मैनर में कैसे सॉल्व करें? अब जैसे मान लो आपकी फैमिली है,
अब आपकी फैमिली में आपके पापा को आपके बारे में ज़्यादा पता होगा, आपकी प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा पता होगा, तो आपके फादर क्या कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आप हैं, आपके फ्रेंड हैं, उन दोनों के बीच में किसी भी तरीके के डिस्प्यूट हो जाते हैं, तो आप दोनों क्या कर सकते हैं, उसको अच्छे से रिजॉल्व कर सकते हैं। बट जब इन्हीं चीज़ों को हम क्या करते हैं, जैसे आपकी फैमिली की प्रॉब्लम हम किसी और नेबर के पास लेकर जाएं, वो सॉल्व कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कर तो सकते हैं बट उतने ज़्यादा इफेक्टिव मैनर में नहीं कर पाएंगे। सिमिलर मैनर में अगर देखा जाए, जो लोकल लेवल की प्रॉब्लम रहती है, लोकल लीडर्स उन सारी प्रॉब्लम को ज़्यादा अच्छे से क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, और अगर हम बात करें उनका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। लोकल लीडर को पता रहता है कि किस तरीके से पैसे को यूज़ करना है और लोकेलिटी को डेवलप करना है। तो हमने देखा 1992 में इस मेजर स्टेप को लिया गया ताकि क्या करा जा सके, इंडिया को और ज़्यादा पावरफुल बनाया जा सके। अब यहाँ पर अगर हम देखें ऐसी कौन कौन सी स्टेप थी, या हम कहें ऐसा क्या क्या किया गया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, तो सबसे पहले क्या बताया जाता है, मैंडेटरी टू होल्ड इलेक्शन फॉर लोकल गवर्नमेंट। पहले क्या होता था, एक बार किसी लीडर को इलेक्ट कर लिया गया पंचायत से, तो 15-15, 20-20 साल तक वही लीडर रहता था। बट 1992 के बाद हमने देखा रेगुलर चुनाव होने लगे। भैया रेगुलर चुनाव हर 5 साल में हर लोकेलिटी के चुनाव होते हैं, भले आप पंचायत का पार्ट हो, भले आप म्यूनसिपैलिटी का पार्ट हो। दूसरा, सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। यहाँ पर जो हमारी क्या कह सकते हैं, हमारी जो अलग अलग कास्ट रहती हैं, हम बात करें लोग रहते हैं, पॉपुलेशन रहते हैं, उसमें एसटी हो गया, एससी हो गया, फिर अगर हम बात करें जो अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी रहते हैं, उनके लिए सीट को रिजर्व किया गया ताकि गवर्नमेंट में सारे ग्रुप्स को आने का मौका मिले और सारे ग्रुप क्या कर सके, वहां पर अपने ग्रुप को आगे बढ़ा सके। थर्ड हमने देखा 1/3 ऑफ ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन। क्या करा जाता है, 1/3 सीट को, कितनी सीट को, 1/3 सीट को रिजर्व किया गया वुमेन के लिए, जिस कारण हम देखते हैं लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट में हमें क्या देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा औरतें प्रेजेंट रहती हैं, या हम बात करें बहुत ज़्यादा वुमेन का पार्टिसिपेशन रहता है। जैसे अगर हम बात करें जिस लोकेलिटी में मैं रहता हूँ, यहाँ पर हमारी जो अध्यक्ष है, जिसको हम क्या कहते हैं, म्यूनसिपल चेयरपर्सन, वो कौन है, एक लेडी है। तो हमें क्या देखने को मिलता है, जो वुमेन पार्टिसिपेशन है किस चीज़ के अंदर, डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टेट इलेक्शन वॉज क्रिएटेड। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन भी बनाई गई ताकि रेगुलर मैनर में अलग अलग स्टेट में चुनाव करवाए जा सके, जो अलग अलग कहाँ पर है, लोकेलिटी में। लास्ट, स्टेट गवर्नमेंट हैड टू शेयर सम ऑफ देयर पावर एंड रेवेन्यू। और जो स्टेट गवर्नमेंट रहती है वो क्या करती है, अपनी पावर को और रेवेन्यू को शेयर करती है। तो डिसेंट्रलाइजेशन में जो गवर्नमेंट है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल क्यों बन पाई, क्योंकि रेगुलर चुनाव होने वाले थे। रेगुलर चुनाव से क्या होगा, अगर लीडर अच्छे से काम नहीं करेगा तो अगले चुनाव में उसे हटाया जा सकता है। दूसरा हमने देखा अलग अलग ग्रुप्स को क्या करने को मिलता है, पार्टिसिपेशन का मौका मिलता है, तो अलग अलग ग्रुप्स अपने आप को क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। थर्ड पॉइंट हमने क्या देखा, वुमेन के लिए 1/3 सीट को रिजर्व करा जाता है, वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाता है। फिर अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई जाती है ताकि एक स्टेट के अंदर जो लोकेलिटी के चुनाव है उन्हें टाइम से करवाया जा सके और रेगुलर करवाया जा सके। लास्ट हमने देखा स्टेट गवर्नमेंट के साथ कंपलसरी किया गया कि उन्हें क्या करना है, अपनी पावर को शेयर करना, अपनी पावर को क्या करना है, शेयर करना है। तो इसके वजह से हमारे यहाँ पर जो डिसेंट्रलाइजेशन है वो इतना ज़्यादा स्ट्रेंथन हो पाया। अब बढ़ते हैं आगे, लास्ट वाले पर आ जाते हैं, रूरल एंड अर्बन गवर्नमेंट। अब भैया आपने डिसेंट्रलाइजेशन तो कर दिया, तो रूरल एरियाज में ऐसी कौन सी गवर्नमेंट है और अर्बन एरियाज में कौन सी गवर्नमेंट है, किसके पास कितनी पावर है, उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो हमें किसके बारे में बताया जाता है, विलेजेस के बारे में। क्या बताया गया विलेजेस के बारे में, ग्राम पंचायत। अब बिग विलेज और ग्रुप ऑफ स्मॉल विलेज, बेसिकली अगर हम बात करें क्या मतलब है इसका, ग्राम पंचायत का मतलब रहता है जैसे छोटे छोटे गांव हैं तो 3 से 4 या 4 से 5 छोटे छोटे गांव मिलकर क्या करते हैं, ग्राम पंचायत बनाते हैं। अगर गांव बहुत ज्यादा बड़ा है तो वो गांव क्या करता है, अकेला एक ग्राम पंचायत बनाता है। भैया ग्राम पंचायत क्या है, ग्राम पंचायत जैसे अध्यक्ष, उसके अंदर कौन रहता है, सरपंच रहता है और उसके नीचे पंच रहते हैं। सरपंच पंचायत का प्रेसिडेंट या हम कह सकते हैं हेड रहता है, और जो पंच रहते हैं वो वार्ड काउंसलर रहते हैं। जैसे छोटे छोटे गांव हैं तो अलग अलग गांव से एक एक को सिलेक्ट किया जाता है, और जो बड़ा गांव रहता है तो अलग अलग एरिया से एक एक पंच को इलेक्ट करा जाता है। तो ये बनाती है पंचायत। पंचायत गांव के अंदर सीमित इसलिए रहती है क्योंकि ये ज़्यादा बड़े स्केल पे काम नहीं कर सकते हैं, और पंचायत में जो सरपंच रहते हैं वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के नहीं रहते हैं। जो भी पॉलिटिकल पार्टी उनके नियर बाय टाउन की रहती है
जिसके साथ मिलकर उन्हें क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। फिर हम क्या देखते हैं, जैसे आप इस पर्टिकुलर पिक्चर में क्या देख पा रहे हैं, इन 5 लोगों को देख पा रहे हैं, ये क्या बनाते हैं, पंचायत बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये पंचायत बनाते हैं। दूसरा ग्राम सभा, भैया ग्राम सभा का मतलब क्या रहता है, ग्राम सभा से पहले देखो यहाँ पर एक पर्टिकुलर पिक्चर आप देख पा रहे हैं, इसमें जो सरपंच है वो क्या कर रहे हैं, अपने गांव वाले लोगों को एड्रेस कर रहे हैं। एड्रेस करने का मतलब क्या रहता है भैया, उन्हें चीजें समझा रहे हैं, चीजें बता रहे हैं। तो ग्राम सभा एक पर्टिकुलर सभा रहती है जो कि पंचायत के जो हेड रहते हैं, सरपंच और पंच, और उसके अलावा अगर हम बात करें जो गांव के एडल्ट मेंबर रहते हैं 18 और 18 से अब, जो कि क्या कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं, वो मिलकर एक सभा लगाते हैं। भैया सभा लगाने में क्या करते हैं, गाने वाने गाते हैं, भजन वजन गाते हैं, नहीं, यहाँ पर पंचायत का बजट एलोकेट करा जाता है, पंचायत सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है उसके बारे में देखा जाता है। तो ग्राम सभा आपको समझ आया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे हम कहाँ पर आ जाते हैं, ब्लॉक लेवल। अब भैया पंचायत से ही आगे बढ़ते हैं, ब्लॉक लेवल पर आ जाते हैं। ब्लॉक लेवल का मतलब क्या रहता है, फ्यू ग्राम पंचायत एट रीजनल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। जब 5 से 6 या उससे ज़्यादा छोटी छोटी पंचायत मिलकर क्या करती हैं, इस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आती हैं, तो वो बनाती हैं ब्लॉक, जिसको क्या कहा जाता है, मंडल। क्या कहा जाता है, मंडल। इसके बाद बात आती है, जो सारे पंचायत मेंबर हैं वो ब्लॉक लेवल के जो लीडर्स रहते हैं उन्हें क्या कर सकते हैं, इलेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, ये हटा देते हैं, ये बीच में पता नहीं कहाँ से आ जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं यहाँ पर क्या बताया जाता है हमें, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल। भैया ब्लॉक लेवल से जब हम और बड़े लेवल पर आते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट के बारे में क्या बताया गया, ऑल द पंचायत समिति ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट कॉन्स्टिट्यूट जिला परिषद। अब जब पंचायत समिति, जिनको अभी हम ऊपर पढ़कर आए, क्या बोलते हैं, मंडल। जब ढेर सारे मंडल कहाँ पर इकट्ठा होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल में इकट्ठा होते हैं, तो ये बनाते हैं जिला परिषद। जो जिला परिषद रहते हैं उसमें कहाँ कहाँ से मेंबर आते हैं, लोकसभा के मेंबर, डिस्ट्रिक्ट लेवल अथॉरिटीज रहती हैं, एमपीज के कुछ पर्टिकुलर एमपी यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कुछ मेंबर्स रहते हैं, ये सभी पार्टिसिपेट करते हैं। और जिला परिषद का जो हेड रहता है उसको भी हम जिला परिषद कहते हैं। भैया हमने रूरल एरियाज के बारे में तो पढ़ा, सबसे पहले ग्राम पंचायत है, फिर ग्राम पंचायत के बाद पंचायत समिति है, पंचायत समिति के बाद लास्ट वन हमने देखा जिला परिषद। बट जब बड़े एरियाज में आते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, अर्बन एरियाज। क्या कहते हैं हम, अर्बन एरियाज। भैया अर्बन एरिया कहाँ पर है, अर्बन एरिया कुछ पर्टिकुलर टाउन्स भी रहते हैं, सिटीज भी रहते हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस समझेंगे कि टाउन अलग कैसे है और सिटी अलग कैसे है। देखो टाउन के बारे में क्या बताया जाता है, इट हैज म्युनिसिपैलिटी, इट्स हेड इज म्युनिसिपल चेयरपर्सन। जो छोटे छोटे शहर रहते हैं जिनका एरिया ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है, पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा कम रहती है, उनको टाउन्स की कैटेगरी में रखा जाता है। और साथ ही में अगर हम बात करें, इनका जो क्या रहता है, आप कह सकते हैं गवर्नमेंट रहती है, उसको हम बोलते हैं म्युनिसिपैलिटी। क्या बोलते हैं, म्युनिसिपैलिटी। अब ये म्युनिसिपैलिटी में हम क्या देखते हैं, जो म्युनिसिपल चेयरपर्सन रहते हैं वो यहाँ के हेड रहते हैं। म्युनिसिपल चेयरपर्सन को हम हिंदी में कहते हैं अध्यक्ष। क्या कहते हैं, अध्यक्ष। और म्युनिसिपैलिटी को हम किस नाम से जानते हैं, नगर पालिका। किस नाम से जानते हैं, नगर पालिका। अब लास्ट पर आ जाते हैं, ये भोपाल की पिक्चर आ गई। भैया भोपाल क्यों, क्योंकि हम मध्य प्रदेश में रहते हैं, तो भोपाल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आप म्युनिसिपैलिटी पढ़ा रहे हैं, फोटो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की आ रही है, ऐसा कैसे। तो जब हम कहाँ पर जाते हैं, बड़े टाउन्स में जाते हैं, मेट्रो सिटीज में जाते हैं, जिनकी पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा रहती है, पॉपुलेशन के अलावा एरिया वाइज भी काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, उनको बनाया जाता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्या करा जाता है, सिटी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अलग अलग पार्ट्स के अलग अलग क्या रहते हैं, काउंसिलर रहते हैं, जो अपने अपने एरियाज को मैनेज करते हैं। और पूरे सिटी को कौन देखता है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हेड, जिसे क्या कहा जाता है, मेयर। क्या कहा जाता है, मेयर। भैया मेयर का हिंदी में नाम क्या है, मेयर का हिंदी में नाम क्या है, महापौर। क्या नाम है, महापौर। तो यहीं पर हमारे ये वाला चैप्टर क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, इस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरीके से लोकल गवर्नमेंट को क्या करा जाता है, स्ट्रेंथन किया जाता है। अब अगर आपको कोई भी डाउट आते हैं तो आपको क्या करना है, हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मैं आपका डाउट बहुत जल्दी क्लियर करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपको क्या करना है, अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना है। तो चलो मिलते हैं कल, थैंक यू।